हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि हमको वीडियोस चाहिए, हमको गेसिंग क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो आने वाली आपकी विंटर 2024 की जो एमएसबीटी की एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से मैंने थर्ड सेमिस्टर मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसका मैंने यहाँ पे गेसिंग क्वेश्चन पेपर प्लस उसका आंसर भी मैंने आपको दिया है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिया है। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन 2 3 और सारे क्वेश्चंस के लिए दूंगा, सारे सब्जेक्ट के लिए वो वीडियो में दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट टाइम का मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेरे वीडियोस लास्ट 2 साल से मैं मेरे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ गेसिंग क्वेश्चन पेपर एमएसबीटी के लिए। तो इस वीडियो से काफी सारे बच्चों को फायदा होता है। बहुत सारे बच्चों को पेपर इजी जाता है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना करना है, वो भी बच्चों को पता नहीं होता है। जब बच्चे मेरा वीडियोस देखते हैं तो उनको क्वेश्चन का भी पता चलता है, उसको उनको आंसर का भी पता चलता है। और मैं इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन का ही वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन वो सारे आंसर मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। तो इससे थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन क्या होगा कि आप बस उसका सुनेंगे भी ना आंसर, तो भी आपको उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा आंसर पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे भी तो भी इसका आंसर उनको पता चल जाएगा। ठीक है। और क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, और जब वो इसका एक बार लिखेंगे इसको, तो उनका प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैंने गेसिंग क्वेश्चन पेपर निकाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो उसका कोड आएगा अभी 313308, ऐसा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोड है। और यहाँ पे जो डिजिट आने वाला है, ये वाला डिजिट 24 1 25, तो ये 1 फिक्स रहेगा। 24 25 आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। और ये अपना 70 मार्क का पेपर रहेगा। यहाँ पे आपका सीट नंबर, अभी के स्कीम चल रहा है तो के स्कीम के हिसाब से ही मैंने ये पेपर मेरा गेसिंग निकाला है। तो हम चैप्टर वाइज भी जाएंगे, थोड़े ऊपर नीचे क्वेश्चन भी डालेंगे। देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व एनी 5 ही होता है। लेकिन एनी 5 के लिए आपको 7 या 8 इतने ही क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मैं जो जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले। तो क्या होगा कि आपका इससे अच्छा सा स्टडी भी हो जाएगा, और ये 10 मार्क काफी क्रूशियल होते हैं। बच्चों को काफी बूस्टअप मिलता है इन 10 मार्क्स से, तो ये 10 मार्क्स आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट with a question number 1, that is a defined moment of inertia, right? It's a unit moment of inertia का definition पूछा है और उसका unit पूछा है। उसका definition देखो, बहुत सारे बुक हैं, उस बुक में उसका वर्डिंग अलग अलग है, लेकिन सारों का मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ देखिए मैंने कौन सा डेफिनेशन दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the product of the area of the body and square of the distance of its centered from that axis। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे दिया है। उसका यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट आता है mm/4, सेंटीमीटर/4 या मीटर/4। उसका ऐसा यूनिट आता है। सेकंड क्वेश्चन होता है, आएगा डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द फिगर is called as the polar moment of inertia with respect to the point where the axis intersect at the plane। तो दो एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, उन दोनों एक्सिस को तीसरा एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आएगा π/32 × 10⁴। रेडियस ऑफ गायरेशन, the radius of gyration of a given area about any axis is that distance from the given axis at which the entire area is assumed to be concentrated without changing the moment of inertia about the given axis। It is denoted by k or r। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का एक डेफिनेशन है। इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पढ़ के बताता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। और फर्स्ट चैप्टर में और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई सेंट्रोइडल एक्सिस। फॉर सेमी सर्कुलर सेक्शन आई एक्स एक्स जो आएगा 0.11 r/4, और आई वाई वाई जो आएगा
पाई आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8, और दूसरा एक उसी उसको अगर हमने थोड़ा मॉडिफाई किया तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डी रेस टू 4 अपॉन 128। ऐसे दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के। बाद में हम शिफ्ट होते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। तो सेकेंड चैप्टर में देखिए, पहला वाला जो चैप्टर है वो 12 मार्क के लिए आएगा। तो उसमें दो क्वेश्चन जो है वो दो दो मार्क के आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, और चार चार मार्क के दो भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस देखेंगे। से अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन टेम्परेचर स्ट्रेस एंड गिव वन फील्ड एग्जांपल वेयर टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है? When a material is subjected to a sudden change in temperature and is not allowed to expand or contract freely, this can lead to internal or external thermal stresses. तो इसका field example, casting of brass, aluminum or any other material is one of the example of temperature stress. आप दूसरा example भी इसका ले सकते हैं। बाद में आता है write the relationship between three moduli with the meaning of each term. तो तीन मॉड्यूली जो है अपने ई जी के, इन तीनों का रिलेशन अगर है तो वो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 9 जी के अपॉन जी प्लस 3 के। तो इसका मीनिंग देखिए, ई यानी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी यानी होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और के होता है बल्क मॉड्यूलस। और अगर दो दो का रिलेशन आपको पूछा, फॉर एग्जाम्पल स्टेट द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तब हम पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। और E और K का रिलेशन पूछा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस का, तो उसके हिसाब उसमें लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। और उन सारों का मीनिंग यहाँ पे दिया है मैंने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, पॉइजन्स रेशियो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल शेयर एंड डबल शेयर। तो आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और या आप इसको इसे इस हिसाब से कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएट के लिए देखो, मैंने क्राइटेरिया चूज किया था, मतलब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो वही आंसर मैंने यहाँ पे डाला है। नंबर ऑफ ए शेयर प्लेन, सिंगल शेयर में एक ही प्लेन शेयर होता है, डबल शेयर में दो प्लेन शेयर होते हैं। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ स्पेसिमेन, कट होने के बाद कितने पीस होते हैं उसके पीस के? तो सिंगल शेयर में दो पीस होते हैं, डबल शेयर में तीन पीस होंगे। फॉर्मूला देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल फोर्स अपॉन दो एरिया, टू एरिया, क्योंकि दो डबल एरिया यहाँ पे शेयर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है सिंगल शेयर और डबल शेयर का। बाद में, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, स्टेट द पॉइंट एट विच बीम बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन इट कैरीज अ फुल स्पैन यूडीएल। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम में फुल स्पैन यूडीएल है, और इसका जो एस एफ डी है वो एस एफ डी इस हिसाब से है। और यहाँ पे देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पे पॉजिटिव में से निगेटिव साइन में कन्वर्जन होता है, तो वो पॉइंट जो होता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। तो ये वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा शियर पॉइंट। बाद में आता है राइट द इक्वेशन ऑफ ए सेक्शन मॉड्यूलस फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। तो सेक्शन मॉड्यूलस के लिए हॉलो सर्कुलेशन का पाई बाय 32 इंटू कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉड्यूलस, तो इसको आप Z से डिनोट कर सकते हैं। डिफाइन ब्रिटलनेस एटलीस्ट टू नेम्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस is the property of a material that fractures when the subjected to a stress but has a little tendency to deform before the rupture. Concrete, glass, tile, stone, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ब्रिटलनेस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, वो मटेरियल उसके अंदर, द मटेरियल दैट फ्रैक्चर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस। अगर उसको लोडिंग के अंदर डाला है तो वो डायरेक्टली फ्रैक्चर होगा, और उसमें क्या होगा? एक लिटल टेंडेंसी हमको दिखेगा टू डिफॉर्म। तो ज्यादा हमको डिफॉर्मेशन उसमें दिखाई नहीं देता है, नेकेड आई से तो हमको दिखता भी नहीं है। अगर ग्लास हम तोड़ेंगे तो ग्लास के अंदर हम नेकेड आई से हम बता ही नहीं सकते कि ग्लास कहाँ पे टूट रहा है, वो डायरेक्टली टूट जाएगा। Okay, so all these are the examples and this is the definition. Shear strain, modulus of rigidity. So shear stress is defined as the tangential force per unit area to the material, while shear strain is the change in shape of the body due to the tangential force applied on one side of surface of the body.
अगर बॉडी के ऊपर कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो उस शियर स्ट्रेस की वजह से अगर उसके डायमेंशन के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। बाद में आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसका सिंपल डेफिनेशन है, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। डिफाइन क्रीप, टफनेस एंड फटीग। ये तीन डेफिनेशन है। इन तीनों में से कौन से भी दो आपको पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या बोलते हैं ना, पूछने के चांसेस किसके होते हैं तो क्रीप और फटीग के ज्यादा होते हैं। तो क्रीप क्या होता है, देखो क्रीप और फटीग दोनों भी क्रैक ही है, ये दोनों क्रैक है, लेकिन क्रैक कैसे फॉर्म होते हैं वो डिफाइन करता है यहाँ पे। अ क्रीप, अ मटेरियल स्लो एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस, यूजुअली एट अ हाई टेम्परेचर। Creep involve four stages: instantaneous elastic deformation, primary creep, secondary steady state creep, and tertiary accelerated creep. Fatigue, a material progressive and localized damage under a cyclic or fluctuating stress, usually at a low temperature or moderate temperature. Fatigue typically causes 90% of metallic failures. दोनों भी फ्रैक्चर ही है, दोनों भी क्रैक ही है। क्रीप के अंदर बट कांस्टेंट और स्लो डिफॉर्मेशन होगा विथ हाई टेम्परेचर। फटीग में क्या होगा, रिपीटेड लोडिंग आता है, रिपीटेड लोडिंग की वजह से अगर कोई क्रैक डेवलप होता है तो उसको फटीग बोलते हैं। अगला डेफिनेशन है टफनेस। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, इसको टफनेस बोलते हैं। बाद में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो 4 मार्क या 2 मार्क दोनों के लिए पूछ सकते हैं। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील रॉड एंड शो डिफरेंट पॉइंट। तो मैंने दोनों ग्राफ यहाँ पे डाल दिए, तो माइल्ड स्टील के लिए बस आप ऊपर का ही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ सबने देखा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। 0 to A प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट आपको उसके अंदर दिखाने, और नीचे आपको उसका नोटिफिकेशन भी लिखना है कि पॉइंट का मीनिंग क्या है उस पॉइंट का। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अपर यील्ड पॉइंट क्या है और लोअर यील्ड पॉइंट क्या है। जब हम इसका डिटेल देखेंगे तब मैं आपको इसको मीनिंग बताऊंगा अपर और यील्ड का, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट का। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कास्ट आयरन के लिए। ये माइल्ड स्टील जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके लिए ये ग्राफ ऊपर का ग्राफ हम लेंगे, अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है तो उसके लिए नीचे का ग्राफ लेंगे। Define strain energy and state its SI unit. Strain energy is the potential energy stored in the object when a force is applied to it, causing a change in shape or a length. The SI unit for a strain energy is the joule, which is equivalent to Newton meter. तो स्ट्रेन एनर्जी होता है, अगर कोई लोड हम किसी मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल जो होता है तो तुरंत ब्रेक नहीं होता है, तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको ही हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। बाद में आता है डिफाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। A point of contraflexure is a point on a beam where the bending moment is zero, where the curvature changes its sign. It's also known as a point of inflection. तो कॉन्ट्राफ्लेक्चर में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव में से निगेटिव में चेंज होता है। एक कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट होता है, एक कॉन्ट्रा शियर पॉइंट होता है। तो कॉन्ट्रा शियर पॉइंट आपको एसएफडी डायग्राम में मिलेगा और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट आपको बेंडिंग मोमेंट में मिलेगा। तो एक फ्लेक्चरल फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है ये। सॉरी, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं या 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसको आप फ्लेक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, बेंडिंग इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। E for modulus of elasticity, radius of curvature, moment of resistance, I moment of inertia, bending stress और distance of layer from neutral axis. Next definition आता है इसके अंदर, define section modulus and neutral axis. It is the ratio of moment of inertia of the section about the neutral axis and the distance of the most extreme fiber from the neutral axis. So this is section modulus. And neutral axis क्या है? It is the axis shown in a cross section where bending stress is zero, called as a neutral axis. और दूसरा definition है neutral axis का, the intersection of the neutral layer with any normal cross section of a beam is called as a neutral axis.
और जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है जहाँ पे स्ट्रेस जीरो होता है, व्हेन इट इज इन कॉम्प्रेशन और व्हेन इट इज वेदर इट इज इन टेंसाइल, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर उसका स्ट्रेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम उसको न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपको एमएसबीटी का जो पेपर है तो इसमें से ही आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विथ आंसर आपको दिया है। मैं जल्द ही कल नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, आज रात को ही आएगा या कल सवेरे में डालूंगा, तो उसके उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारे बच्चों को इन वीडियो का फायदा ही होता है। सो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर लोग हैं, बहुत सारे फैकल्टीज है, अलग अलग शहरों से, कोई नागपुर से है, कोई पूना से है, कोई इचलकरंजी से है, कोई धुले से है, जळगांव से, बहुत सारे टीचर है जो मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते हैं। तो उन सबको थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो से बच्चों का फायदा ही होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।